हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम ऑन नॉलेज स्काई चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अंपति भाई। जैसा कि आज पता है आप सभी को कि आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से यूपीएससी ने अपने करेक्शन विंडो जो है वो ऑन कर दिया है। अब करेक्शन विंडो चूँकि ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए फॉर्म भरा है, उस रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराया, ओटीआर रजिस्ट्रेशन में आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में अब हम ये देखेंगे कि आप कितना चेंज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में चेंज नहीं कर सकते, प्लस चेंज करने की जो प्रोसेस है मैं अगले 10 मिनट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि भाई आपको कैसे करना है। और कुछ मेजर स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, उनके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि भाई कहाँ पर क्या इशू आ रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, तो यदि सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, ऑडियो वीडियो क्रिस्टल क्लियर है, तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू बताएंगे सभी लोग कि सर सारी चीज़ें क्लियर हैं और आप क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप अपने करेक्शन विंडो करने वाले हैं उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार कर लेने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। देखो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने कैफ में ही प्लस अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसको ही अपडेट आप कर पाएंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर बचता क्या है, तो जो बचता है आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आपकी जो बेसिक डिटेल है वो उससे आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो 10th मार्कशीट वाला कंसेप्ट था वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये 10 मॉड्यूल्स हैं कैफ के और इन 10 के 10 मॉड्यूल्स में आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इन 10 चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हैं। जो मेजर क्वेश्चन आप सभी लोगों के बार बार मेरे सामने आ रहे थे, तो उन्हीं मेजर डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर भी करने वाला हूँ आप सभी के लिए इस क्लास में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये रही आपकी कि भाई इतने मॉड्यूल में कैफ के आपको मॉडिफिकेशन करने हैं, अपडेशन करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जब आप अपडेशन करने जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और इस फॉर्मेट में रेडी रखने हैं। देखो सबसे पहले आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है पीडीएफ फॉर्म में, यदि अभी तक आप लोगों ने अपलोड नहीं करा है तो, और उसकी साइज, उसका नेम होगा कास्ट सर्टिफिकेट और उसकी साइज़ जो होगी वो 50 KB से 300 KB होगी। इसी तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी पीडीएफ फॉर्म में रखना है, 50 से 300 KB की साइज़ होगी और इसका नाम क्या होगा, डिसेबल सर्टिफिकेट। इसका नाम क्या होगा, डिसेबल सर्टिफिकेट। फर्दर मोर आपको अपना PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, उसकी साइज़ 50 से 300 KB है ना, और PWD सर्टिफिकेट इसका नेम होगा आपका। यदि आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो होंगे वो JPG फॉर्मेट में होंगे, किस में होंगे, JPG फॉर्मेट में होंगे, और इनकी जो साइज़ है वो 20 KB से 100 KB सिग्नेचर के लिए और 20 KB से 200 KB फ़ोटो के लिए है। और इनका जो नेम है, सिग्नेचर वाली फ़ाइल का नेम आपको सिग्नेचर, फ़ोटो वाली फ़ाइल का नेम आपको फ़ोटो रखना है। हालांकि ये अपडेट ऑलरेडी सभी बच्चे कर चुके होंगे, लेकिन जो भी अपडेट करने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं ताकि अब आप बीच में परेशान ना हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ID प्रूफ है वो JPG फॉर्मेट में रखना है, 20 KB से 200 KB के बीच रखना है। और ID कार्ड जो है इसका नाम रखना है आपको, क्या नाम रखना है इसका नाम, ID कार्ड आपको यहाँ पर रखना है। तो इतने बेसिक डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आप कितनी चीज़ों में अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहले सेक्शन को समझिए। सबसे पहले तो आपका ये है प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है आप इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़ तो ये है। यानी कि ये जो करेक्शन विंडो ओपन है हुई है उस करेक्शन विंडो से आप इसे कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई गेस आप सभी लोग समझ गए होंगे। यानी कि आपने जो 10th के बेसिस पर अपना नेम डाल दिया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी है। ठीक है, अपने 10th के बेसिस पर आपने अपना नेम डाल दिया है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और उसी के बेसिस पर आपने अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपने अपना ये जो इतनी जो डिटेल भर दी है, इस डिटेल को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो पहला स्टेप आई गेस सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि आप क्या चेंज नहीं कर सकते। आप अपना 10th के बेसिस पर आप अपना नेम चेंज नहीं कर पाएंगे, या 10th वाला जो इशू था कि किसी के 10th में अलग नेम है और आपके जो डॉक्यूमेंट आपके पास उसमें अलग नेम है, लेकिन आपने यदि उसे लॉक कर दिया तो अब आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम ये चेंज नहीं होंगे। तो फिर सर चेंज क्या हो सकेगा। अब आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके बाद शुरू होता है,
और उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में 10 मॉड्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉड्यूल हैं। आप इन 10 मॉड्यूल को चेंज कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन से चेंजेस कैसे करने हैं, कौन से चेंजेस ज़रूरी हैं, कौन से चेंजेस ज़रूरी नहीं हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं और मैं बाद में इनके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल डिटेल के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम? सबसे पहले पर्सनल डिटेल के लिए। तो पर्सनल डिटेल में आप क्या डालेंगे? पर्सनल डिटेल में आपका बेसिक एड्रेस होगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल में सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक एड्रेस होगा जो कि आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे आपका टेम्परेरी एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका पिन कोड है, ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पेरेंट्स प्रोफाइल की। इसे आप चेंज कर सकते हैं। पेरेंट्स प्रोफाइल में भी पेरेंट्स का एड्रेस आप चेंज कर पाएंगे, पेरेंट्स की इनकम ग्रुप इसे चेंज कर पाएंगे आप, है ना। और उनके आधार पैन वाले जो इशू हैं वो आप रिजॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए आपको फादर का आधार डालना है, पैन डालना है, या नहीं डालना है तो नो करना है, यस करना है तो कर देंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी यस और नो वाली पेरेंट्स के साथ। तो देखो, जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके साथ तो कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ तक रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ये इशू आ रहा है कि पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल के बिना वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। उसके बाद सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आपकी कि भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसे आप अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने EWS से फॉर्म भर दिया था, जैसे कई सारे स्टूडेंट थे सर उन्होंने EWS से फॉर्म भर दिया था लेकिन वो अनरिजर्व से भरना चाह रहे थे, या अनरिजर्व से आपने फॉर्म भर दिया था, आप EWS से भरना चाह रहे थे, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी प्रोफाइल कि भाई आप डिसेबल हैं नहीं हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं। अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं अपनी, लेकिन एजुकेशनल प्रोफाइल में आप अपनी 12th और ग्रेजुएशन और डिज़ायरेबल ग्रेजुएशन एजुकेशन, इन 3 चीज़ों को ही अपडेट कर पाएंगे। 12th, ग्रेजुएशन और डिज़ायरेबल तीनों को ही आप अपडेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ है कि ग्रेजुएशन डिग्री में एक ग्लिच आ रहा है सभी बच्चों के साथ कि सर हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है। तो देखो, जिन भी बच्चों के पास डिग्री नहीं है वो दोनों जगहों पर अपनी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आप जो है वो अपलोड करेंगे। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो सभी बच्चे जिनके पास डिग्री नहीं आई है वो करेंगे, और जिन्होंने गलती से मान लीजिए पहले दोनों जगह मार्कशीट अपलोड कर दी थी और यदि अब आपके पास डिग्री है तो आप अपनी डिग्री और मार्कशीट अपलोड कर देंगे अकॉर्डिंगली। इसके बाद एजुकेशनल प्रोफाइल हो चुकी है तो अब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालेंगे। हाँ, अब देखिए ये ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको अपनी सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल आपको डालनी है, जिसमें आपको एम्प्लॉयर का नेम डालना है, आपको अपनी डेजिग्नेशन डालनी है, आपको अपनी मंथली टोटल सैलरी डालनी है, और आपको अपना एड्रेस लिखना है और कहाँ पर आप पोस्टेड है वो जगह का नाम लिखना है। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का। तो यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर हैं, तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस लेंगे। इसके अलावा आप कहीं भी हैं तो आप नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है आपकी, मान लीजिए आपको कभी कोई अवार्ड मिला है, आपने कुछ और भी कराया तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे बच्चे डाउट पूछ रहे, तो आज की क्लास में मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊँगा आपको। तो प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल की यदि मैं बात करूं तो आपकी जो प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल है उसे यस या नो करना है। देखो, यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले एस्पायरेंट हैं तो इसे आपको सीरियसली लेना है। यदि आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट वाले स्टूडेंट नहीं हैं, आप केवल EPFO के स्टूडेंट हैं जिसका EPFO से ही रिलेटेड बैकग्राउंड है या वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई टेंशन की बात ज़्यादा है नहीं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इसको भी मैं इसकी स्लाइड ओपन करूँगा तब बताऊँगा कि उसमें क्या क्या फिल करना है आपको। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो मान लीजिए आपको अपनी फ़ोटो में बदलनी थी या आपको अपने साइन बदलने थे तो वो आप लास्ट में अपलोड कर सकते हैं। जब आप ये कर देंगे तो आपका कैफ का अपडेशन हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, अब एग्ज़ामिनेशन में जाने के लिए आपको माई एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में जाना है, और माई एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में जाकर आपको अपने एग्ज़ाम में एडिट का ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखने लगेगा, तो वहाँ से आपको एडिट कर देना है। ठीक है, लेकिन पहले आपको कैफ में ही करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलेंगे कि सर
मुझे सिर्फ अपने एग्ज़ाम में ही चेंजेस करने। एग्ज़ाम में क्या चेंजेस, कई सारे बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ एपीएफसी चुन लिया है, या उन्होंने सिर्फ ईओ एओ चुन लिया है, या फिर किसी ने सिर्फ ईओ एओ चुन लिया है, एपीएफसी नहीं चुना है, या किसी ने दोनों चुन लिए हैं एलिजिबल ना होने के बावजूद। ठीक है, तो ऐसे एरर आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कैफ के थ्रू जाएंगे। पहले इन 10 स्टेप को आप रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही आप आगे की कहानी पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें दिखेंगी कहाँ, अब इसे हम समझ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले वो क्या मैसेज दे रहा है, इस मैसेज को पढ़िए। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको अपने कैफ को अपडेट करना है। आपको एडिट किसको करना है, अपनी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में वो 10 मॉड्यूल अपडेट करने हैं जो अभी मैंने आपको बताए। ठीक है, अब यदि आपको लगता है, अब मान लीजिए कई बच्चे ऐसे जिन्हें उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है, फिर भी आपको उसको एक बार जाना है, नेक्स्ट 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 सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप 2 में आएंगे और अपने स्पेसिफिक एग्ज़ाम फॉर्म को ओपन करेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म का मतलब क्या है, जिस एग्ज़ाम को आपको एडिट करना है उसे आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपको revisit the fee payment section if applicable, एग्जामिनेशन सेंटर सेक्शन एंड द डिक्लेरेशन सेक्शन। मतलब ये है कि आप ध्यान से समझिए कब आपका अपडेशन पूरा माना जाएगा। आपको कैफ पूरा फॉर्म फिल करना है, मतलब पूरा, यदि आपको उसमें सुधार करने हैं तो सुधार करने हैं, सुधार नहीं करने हैं मान लो यदि उसमें, तो फिर आपको एक बार हर एक ऑप्शन को देखना है, प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, दैट्स इट। ये आपका कैफ हो जाएगा। यदि कुछ एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए, नहीं तो प्रीव्यू सबमिट करते जाइए। यदि आपने ये कर लिया, उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आएंगे, और एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जहाँ पर अपडेट करना था आपने वो अपडेट किया और लॉग आउट कर दो, नहीं, आपको अपडेट करना और बिल्कुल लास्ट तक जाना है। यानी कि जो फीस पेमेंट वाला ऑप्शन है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो फीस पेमेंट है, बाकी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, तो जो अनरिजर्व स्टूडेंट हैं उन्हें फ़ीस पेमेंट तक जाना है, और बाकी के बच्चों के लिए जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ तक जाना है, बिल्कुल फाइनल सबमिट तक, जब तक कि आपको प्रिंट एंड व्यू वाला एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन ना आ जाए तब तक आपको जाते जाना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि हमें ये चीज़ें कहाँ पर दिखेंगी। ओके, तो जैसे ही आप अपनी यहाँ पर प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपका पेज दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरह का आपको अपना पेज दिखने लगेगा। इस पेज को आपको देख लेना है, और जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह की डिटेल दिखेंगी। तो देखो 2 सेक्शन आपको दिखेंगे यहाँ पर, एक आपका एग्जामिनेशन सेक्शन है और एक आपका व्यू माय डेटा सेक्शन है। कैफ को एडिट कर, देखो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जाना कहाँ है, आपको सबसे पहले जाना कहाँ है, अपडेट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो सारे के सारे 10 मॉड्यूल आपके खुल जाएंगे। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के बाद आप कहाँ पर पहुँचेंगे, ये देखो, जैसे आप जाएंगे तो आप पहले व्यू माय प्रोफाइल कर लीजिए, जो भी चेंजेस आपको करने हैं उसको टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप कहाँ पर जाएंगे, व्यू माय डेटा पर जाएंगे, और इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है CAF का। CAF पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप 10 मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स के कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। जब आप कैफ को कर लेंगे तो फिर आप एडिट एग्ज़ाम में जाकर अपने एग्ज़ाम को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अब आप जाएंगे तो कहानी कैसे शुरू होनी, सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल वाला पेज खुलेगा। आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल को, ये देखिए एडिट के ऑप्शन अब आने लगे हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आएगा, जो भी एडिट करना है वो एडिट कीजिए, प्रीव्यू और सबमिट कीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें जो भी एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक कीजिए, एडिट करने के बाद सबमिट और रिव्यू करिए। तो हर एक में यही करना है, पहले ये आएगा, एडिट का ऑप्शन आने लगेगा, एडिट कीजिए, सबमिट कीजिए, तो हर एक में यही है। तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप डालते जाइए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है, ये वाला ऑप्शन आपके लिए समझिए, ये वाला जो ऑप्शन है ये है आपका कौन सा ऑप्शन, प्रीवियस ईयर्स वाले एग्जाम्पल वाला, कि प्रीवियस UPSC में आप अपीयर हुए थे या नहीं। देखो, यदि आप कॉमन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए, अदरवाइज़ आप नो भी कर देंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन कई सारे बच्चे यदि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है तो उनको बता दूं कि यदि आप यस करेंगे तो आपको क्या क्या करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, पहले जिन्होंने CSE में अपीयर हुए हैं, दूसरे स्टूडेंट वो होंगे जो CSE में अपीयर नहीं हुए हैं, ओनली EPFO में अपीयर हुए हैं पिछले साल या उसके पिछले साल।
तो आपको यहाँ पर क्या चुनना है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट चुनना है यहाँ पर उसका ईयर चुनना है कि भाई आप मान लीजिए 2023 में अपीयर हुए थे या आप 2020-21 में अपीयर हुए थे, कब अपीयर हुए थे वो लेना है। अब यहाँ पर आपसे मांगेगा वो रोल नंबर देखिए। तो यदि आपको रोल नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ से रिक्रूटमेंट टेस्ट चुनना है जिन्होंने सिर्फ ईपीएफओ का फॉर्म दिया है। यदि जो सिविल सर्विस में अपीयर हुए हैं तो सिविल सर्विस में आप मेंस में गए हैं, इंटरव्यू में गए हैं, वो ऑप्शन है तो वो चुनेंगे। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने केवल और केवल ईपीएफओ के फॉर्म ही दिए हैं पहले, ईपीएफओ के एग्ज़ाम ही दिए हैं पहले, तो यहाँ पर आप चुनेंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट। क्या चुनेंगे आप? रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पर वो डेट डालेंगे, 2023 में आप अपीयर हुए थे, 2019 में आप अपीयर हुए थे, कब अपीयर हुए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर मांगेगा तो रोल नंबर कंपलसरी नहीं है, रोल नंबर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ से आपको सब जगह नो नो चुनना है, नो नो। अब कोई बच्चा ऐसा है जो इंटरव्यू में जा चुका है तो वो यस चुनेगा, अदरवाइज सभी लोग यहाँ पर नो नो और नो चुनेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एग्ज़ाम। अब मान लो एक कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 2019 वाले में भी गया था और 2023 वाले में भी गया था, तो आप पहले एक बार रिक्रूटमेंट टेस्ट डालिए, 2019 डालिए, नो 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 और ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर से रिक्रूटमेंट टेस्ट डालिए, 2023 डालिए, नो नो और आगे बढ़ जाइए। तो आई गेस यहाँ पर चीज़ें सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। एजुकेशनल की बात करूँ तो आप 12th और ग्रेजुएशन डिग्री को ही अपडेट कर पाएंगे, ठीक है, और ग्रेजुएशन डिग्री को ही अपडेट कर पाएंगे आप, ठीक है। और आदि आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो आप मार्कशीट से ही काम चलाइए। किससे काम चलाइए? आप मार्कशीट से ही काम चलाइए, ठीक है। इसके अलावा आई गेस कोई और डाउट यहाँ पर बच्चों आपका बचता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टिल यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नॉलेज का एक ऑफिशियल नंबर मैं आप सभी को दे चुका हूँ, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।